हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग अपना जो टेस्ट ये जो सीरीज है क्रैश कोर्स साइंस का 2025 के जो बच्चे एग्जाम देंगे मैट्रिक का बिहार बोर्ड का, उसके लिए ये सीरीज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का नामकरण पद्धति, उसकी संरचनाएं और उसके अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्रियाशीलता समूह है, क्रियाशील समूह है, उसके आधार पर कैसे संरचना का निर्माण होता है, कैसे उस संरचना का नामकरण होता है, कैसे उस संरचना का सूत्र होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा ये कार्बनिक यौगिक का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है, कैसे ये अलग अलग चीजों से अभिक्रिया करता है, संतृप्त से असंतृप्त बनाता है, असंतृप्त से संतृप्त बनाता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कुछ उपयोगी हाइड्रोकार्बन। कुछ उपयोगी हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, जिसका इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर जो है क्या किया जाता है, हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाता है। वो किसके रूप में, केमिकल के रूप में, बायोकेमिकल के रूप में, और अन्य भी कई तरह की चीजें हैं, उन सबों में किया जाता है। मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो उसको कैसे तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, एक बड़े पैमाने पर उसके क्या गुणधर्म है, उससे क्या हम हार्मफुल इफेक्ट है, उन सब चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अपना जो स्लाइड है वो निकाल लेते हैं। अपना जो स्लाइड है वो निकाल लेते हैं। स्लाइड को क्या करते हैं, स्लाइड निकाल लेते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, कैसे हम लोग उसका नामकरण किए, उसके क्या गुण धर्म है, कैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्काइल से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के अलग अलग तरह का हाइड्रोकार्बन का निर्माण किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। वो क्या है, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कुछ लवण के बारे में पढ़े थे, कुछ उपयोगी लवण के बारे में पढ़े थे, सेम वैसा ही है। उसी तरह से एक पूछ भी लिया जाता है कभी कभी क्या अक्सर पूछा ही जाता है। इस चीज का ख्याल रखिए। पिछले दिन हम लोग ऊपर तक के चीजों को देख लिए थे, आज ये देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक, तो आज का टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण यौगिक। क्या है, महत्वपूर्ण यौगिक। कौन कौन सा ऐसा यौगिक है जो महत्वपूर्ण है, जो क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा यौगिक ऐसा है जो महत्वपूर्ण है। ये जो स्लाइड लगा हुआ है एनसीईआरटी का, इस स्लाइड में जो है दिया हुआ है, उसी सब पे क्या किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा। तो कौन कौन सा है, तो एक तो एथेनॉल है और दूसरा एथेनोइक अम्ल है। एथेनॉल है, एथेनोइक अम्ल है, ये दोनों देख लीजिए। एथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एथ एन ऑल CH2 5OH, ये है एथेनॉल। ये क्या है, ये एथेनॉल है। ये क्या है, ये एथेनॉल है। तो पहला हम लोगों का एथेनॉल, नेम हिंदी में, नेम इंग्लिश में, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इधर देखिए, स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है स्ट्रक्चर बनाना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोगों का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर है। एथेनॉल का के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका इस्तेमाल जो है वृहत लेवल पे होता है, बहुत ही व्यापक लेवल पे होता है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, एथेनोइक अम्ल पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल क्या है, ये देख लीजिए। CH3COOH को क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो ये एक इधर रहा, दूसरा इधर है। एथेनोइक एसिड, ये देख लीजिए। फॉर्मूला नेम लिख दिए हिंदी इंग्लिश। गलनांक और क्वथनांक,
गलनांक और क्वथनांक। तो 156 केल्विन जो है इसका गलनांक होता है और क्वथनांक कितना होता है 351 केल्विन। 351 केल्विन जो है इसका क्वथनांक होता है। अब चलिए, एथेनॉल जल में घुलनशील होता है और जलाने वाला स्वाद, ठीक है। ये जल में घुलनशील है, जल में आप इसको घोल सकते हैं और ये जलेगा भी, इसमें आग भी लगेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तनु एथेनॉल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है तथा शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। देख लीजिए, तनु का मतलब होता है पतला, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एथेनॉल का कम हो और वाटर ज्यादा हो, उसको कहते हैं तनु। इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकता है। जो लोग पीते हैं वो लोग थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और अपने फैमिली का उससे ज्यादा ध्यान रखेंगे। आप अपने फैमिली के बारे में सोचें, उसके बाद जो है आप ये दारू शराब जितने भी ये धूम्रपान श्रेणी के मादक पदार्थ है उनका सेवन करें। सोच ले पहले अच्छे से कि जीवन का क्या महत्व है, या यूं ही पैदा ले लिए, जीवन का कोई महत्व नहीं है, ना फैमिली से लेना देना है ना कुछ, बस ऐसे ही जैसे जानवर जी रहा है जीवन, कभी मर रहा है, उस तरह से इंसान नहीं है। इंसान के जीवन का एक अर्थ है, एक लक्ष्य है, तो उस चीज को अपने खोपड़ी में रखें, फिर जाके दारू शराब सेवन किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करें। यकीनन अगर आपके अंदर 2-4-10% भी इंसानियत होगी तो आप रेगुलर तौर तरीके से इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे भी बिहार सरकार जो है एक अच्छा कदम उठाई है, ऑफिशियली जो है क्या किया है, शराब बंद कर दिया है, नशा मुक्त जो है अपना स्टेट को बनाने का कोशिश कर रहा है। ये तब होगा जब एक एक उपभोक्ता और एक एक उत्पादक इस चीज को समझेंगे। उपभोक्ता अगर नहीं इस चीज का सेवन करेगा तो उत्पादक नहीं बनाएगा। तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को सोचना होगा, तब जाके जो है नशा मुक्त स्टेट बनेगा। अदरवाइज ऐसे ही तरह तरह का नशा आएगा, लोग पिएगा, लोग मरेगा, फैमिली सड़क पे आएगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं 9th 10th 11th 12th के बच्चे, ये टीनेजर्स होते हैं, इसका उम्र जो है 13 14 15 16 17 साल के आसपास का होता है। सबसे ज्यादा नशा का लत सेवन इन सब चीजों का जो इंटरेस्ट बढ़ता है इसी उम्र में बढ़ता है। तो हमारे बच्चे इस चीज का ख्याल करेंगे, इस चीज का ख्याल करेंगे। जब आप ख्याल करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी इस चीज पे आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ख्याल कीजिए कि अगर आप किसी भी तरह का अल्कोहल लेते हैं, किसी भी तरह का आप जो है शराब लेते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे शरीर पे, देखिए यहाँ पे। तो तनु अल्कोहल गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। सबसे ज्यादा आपका लीवर खराब होगा, लीवर के बाद किडनी खराब होगा। लीवर किडनी खराब होगा तो समझ लीजिए बचा हुआ पार्ट तो ऐसे भी कोई काम का नहीं है, वो खराब होना ही होना है। अगर आप शुद्ध अल्कोहल लेते हैं जो इंडस्ट्री में तैयार किया गया, वो तो आप लेंगे और हो सकता है कि लेने के बाद 1-2 घंटा 3 घंटा के बाद चल बसे, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं ध्यान से देखिए। ये एथेनॉल का फॉर्मूला है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम इथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाइएगा इसका, तब क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है वहां से निकलेगा, हाइड्रोजन जो है वहां से निकलेगा। इस चीज का ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन वहां से उत्पन्न होगा। तो देखिए C2 और अगर 2 हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ कितना बचेगा, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बचेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये OH इस तरह से, और इधर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड
इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि इसका वो दिया हुआ हो इधर, ये देखिए ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ सोडियम से अभिक्रिया करवा के यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो H5 है, H5 ही लिया है, मतलब ये टोटल ही है H। ये हाइड्रोजन सिर्फ एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस किया जा रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है। कहने का मतलब है HC2H5 OH में से ही H जो है ये रिप्लेस हो रहा है, तो बचा क्या, जब रिप्लेस हो गया तो C2H5O और उसके बाद ये सोडियम। तो इसी कंपाउंड का जो नाम क्या है, सोडियम इथेऑक्साइड। ठीक है। दूसरा, शांत सल्फ्यूरिक साथ की अभिक्रिया करके इतना डिग्री पर तापमान क्या होगा, एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा एथीन उत्पन्न कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या है, अब क्या है, अब क्या मुद्दा है। अब मुद्दा ये है कि अगर इसी चीज का अभिक्रिया करवाइएगा आप किससे अभिक्रिया करवाइएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तब क्या होगा। तो जैसे ही इसका अभिक्रिया होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो एथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथीन में। किसमें, एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो जल है वो गायब हो जाएगा। जल क्या होगा, गायब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से इस चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। इस चीज को क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये रहा। चलिए इधर कर देते हैं इसको ताकि बिल्कुल अच्छे से दिखे। ये रहा, ये है आपका एथेनॉल, ये एथेनॉल है। इसका अभिक्रिया हो रहा है, किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो सोडियम इससे अभिक्रिया किया और क्या बनाया, देखिए यहाँ सोडियम इथेऑक्साइड बनाया है, सोडियम इथेऑक्साइड C2H5 और O, और ये सोडियम इसके साथ आ गया, ये रहा ये कंपाउंड, और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, निकल गया हाइड्रोजन। दूसरा, इसी का जब क्या किया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया आ गया इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब क्या हुआ, तब क्या बना, तब बना C2H4, जिसका क्या नाम है, इथिन नाम है। क्या नाम है, एथिन नाम है। चलिए, और इसके साथ क्या हुआ, जल निकल गया, जल निकला तब तो इसका निर्जलीकरण हुआ। जल का निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये दो अभिक्रिया आपने देखा, किसके साथ, एथेनॉल के साथ। किसके साथ, एथेनॉल के साथ, एथेनॉल के साथ। एक अलग बनाएगा, एक क्या बनाएगा, तो एक एथीन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, तो दूसरा बनाएगा आपका क्या, दूसरा बनाएगा C2H5O सोडियम। इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथोक्साइड कहते हैं, सोडियम इथोक्साइड कहते हैं, सोडियम इथोक्साइड कहते हैं, देख लीजिए। तो दो अलग अलग कंपाउंड जो है क्या हुआ, इससे बना, इससे बना, क्या हुआ, दो अलग अलग कंपाउंड इससे बना। अब इस चीज को क्या करते हैं, नीचे स्लाइड करके और दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीजें हैं, बाकी ये देख लीजिए। और इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है किसके निर्माण में, साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, और एल्कोहलिक पेय बनाने में, शराब बनाने में, वाइन बनाने में। चलिए, तो सबसे पहला उपयोग क्या है, साबुन के निर्माण में। दूसरा उपयोग क्या है, एल्कोहल, वाइन बनाने में। क्या बनाने में,
वाइन बनाने में, वाइन बोले तो शराब बनाने में। अभी जो हम लोग शराब पे डिस्कशन कर रहे थे उसी शराब की बात हो रही है यहाँ पे, उसी शराब की बात हो रही है। एथेनॉल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में और दूसरा दवा तथा टॉनिकों के रूप में किया जाता है, दवा तथा टॉनिक के रूप में किया जाता है। ड्रग्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो रोगी है उसको थोड़ा सा क्या हो, क्या मिले, रिलैक्समेंट मिले। जब रोगी दवा लेगा तो दवा अच्छे से उसके शरीर में काम करे तो उसके लिए जरूरी क्या है, वो आराम करे, सोए। तो थोड़ी सी मदहोशी के लिए जो अल्कोहल या ड्रग्स दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो लोग पीते हैं वो तो थोड़ी क्या समझिए, उसकी स्थिति तो बिल्कुल जानवरों वाली हो जाती है पीने के बाद। आप सड़कों पे देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, जो इस तरह का लोग है उसका स्थिति, कभी जो है नालों में गिर जाएगा, कभी कुत्ता को पकड़ के बात करने लगेगा, कभी किसी गाड़ी में घुस जाएगा, खुद दीवार से टकरा जाएगा। तो ये स्थिति हो जाती है इंसानों का, पागलों वाली। अब चलिए, ये हो गया आपका। दूसरा जो हम लोगों का इंपोर्टेंट यौगिक है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल है। क्या है, एथेनोइक अम्ल है। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, मार्केट में आपको मिलेगा किसके नाम पे, एसिटिक एसिड के नाम पे मिलेगा। ये इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो एसिटिक एसिड है। ये देखिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, CH3COOH। एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन हो गया। तब जब 2 कार्बन हो गया तो ये एथ और इस फैमिली का है तो ये क्या हो गया, एथेनोइक। ये रहा एथेनोइक एसिड, ये हो गया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका गलनांक कितना है, 290 केल्विन, और क्वथनांक कितना है, 391 केल्विन। एथेनोइक अम्ल कहाँ कहाँ इस्तेमाल, तो ये कहाँ पे घुलनशील है, जल में घुलनशील है। इसका स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा स्वाद होता है। कैसा स्वाद होता है, खट्टा। जाहिर सी बात है, ये अम्ल है तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा ही होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा ही होता है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, जिसको सिरका ये क्या है, एक तरह से चाशनी है। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रतिरक्षक के रूप में। किसके रूप में, प्रतिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में, प्रतिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अचार वगैरह के वो जो रस होता है, चाशनी होती है, सीरा होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। परिशुद्ध एसिटिक अम्ल को, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ये जो परिशुद्ध एसिटिक अम्ल है, जो 100% क्या है, शुद्ध है, तो 100% ये शुद्ध एसिटिक एसिड को आप क्या कहिएगा, उसको क्या कहना है, उसको कहना है ग्लेशियल। सल, स और ल, सल्स, 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 ग्लेशियल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, अपना स्लाइड ऊपर करते हैं और इसका जो अभिक्रिया है उन सब चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, अलग अलग चीज का इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग चीज का इस्तेमाल कर रहा है। तो थोड़ा सा स्लाइड को साफ कर देते हैं ताकि देखने में कोई समस्या ना हो। चलिए, ये इसका रिएक्शन है, देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन करके ये अलग अलग तरह का क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। ये CH3COOH, ये क्या है, एथेनोइक एसिड है। और इसके साथ जब सोडियम की अभिक्रिया होती है तब इससे ही क्या होता है, निर्माण होता है किसका, सोडियम एसीटेट का। किसका, सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। साथ ही क्या होता है, हाइड्रोजन ये जल के रूप में बाहर आता है। ठीक है,
ये आप देख लीजिए। तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, और ये है सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट में जब क्या करेंगे हम लोग, सोडियम एसीटेट में जब क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, लगाएंगे। सोडियम एसीटेट में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे तब ये इस्तेमाल होगा। तो इसके साथ अभिक्रिया करके ये दिखाया गया है कि किसका अभिक्रिया किसके साथ होगा, तब इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिटिक एसिड, ये दोनों का अभिक्रिया जब आप कीजिएगा तब सोडियम एसीटेट बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। तो स्लाइड में जो है यहाँ पे दिखाया है कि ये एसिटिक एसिड का किसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो ये जो है पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद जो है तीसरा प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, और ये चौथा प्रोडक्ट के तौर पे आप यहाँ पे देख लीजिए। और ये देखिए ये कैसे बनेगा, इसको अगर ये डाल देंगे तो ये बन जाएगा। सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डालेंगे तब इसके प्रेजेंस में ये बनेगा, फिर इसमें सोडियम डाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया जो है दिया हुआ है, देख लीजिए आप। और ये सारा अभिक्रिया आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये बनाना, बट आप देख लीजिए एक बार, सही रहेगा। कोई अगर रेगुलर अगर देखते हैं तो उनके लिए ये सही है। अब इस अभिक्रिया को अलग अलग करके आप देखिए कैसे। तो CH3 C, CH3 C, CH3 COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा, इससे अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। और साथ ही क्या होगा, यहाँ से जल, जल बन जाएगा। ये OH है ही, एक और ले लेगा H, तो H2O हो जाएगा, सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा। ये पार्ट देख लीजिए आप, और ये पार्ट देख लीजिए आप, ये दोनों आपस में कर लेगा, और ये पार्ट जो है इसके साथ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से क्या करेगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा। तो पहला आपका हो गया, पहला आपका हो गया, इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। चलिए दूसरा समीकरण यहीं से ले लीजिए, CH3 COOH प्लस सोडियम। तब जब ये इससे करेगा तो क्या बनाएगा, ये CH3 COO, ठीक है, Na सोडियम बनाएगा। अब क्या होगा, सिर्फ H2 रिलीज होगा, ये बेचारा जो यहाँ है ये रिलीज हो जाएगा, इसके रूप में हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा इसके रूप में। देख लीजिए दो अभिक्रिया तो यही हो गया, दो अभिक्रिया यही हो गया। इसको अगर थोड़ा सा छोटा कीजिएगा तो एक दो अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, और भी यहाँ सल्टा सकते हैं, और भी यहाँ कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं हम लोग, देखते रहिए। तीसरा अभिक्रिया जो यहाँ दिया हुआ है, तीसरा अभिक्रिया क्या है, इसके साथ क्या डालने पे क्या बनेगा, किस तरह से हर कंडीशन में बनेगा, उस चीज को क्या करना है। चलिए इससे क्या बनाते हैं, सोडियम एसीटेट से क्या बनाइएगा, सोडियम एसीटेट से क्या बनाइएगा, तो सोडियम एसीटेट से ये कैसे बनेगा, इसी चीज को लीजिए, फिर सोडियम एसीटेट से कैसे उस चीज को बनाएंगे। तो CH3 COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट। इसमें क्या मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे, और इसके साथ क्या मिला देंगे, H2O मिला देंगे। तो इसके साथ कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा आपको, क्या कैटेलिस्ट लेना होगा, सोडियम कार्बोनेट लेना होगा कैटेलिस्ट के तौर पे। किसके तौर पे, कैटेलिस्ट के तौर पे, ठीक है, अभिक्रिया करवाने के लिए। तब जाके हमारा क्या बनेगा, CH3 COOH बनेगा, ठीक है, एथेनोइक एसिड बनेगा। देख लीजिए, तो इस तरह से अभिक्रिया है। बाकी और भी अभिक्रिया है यहाँ पे,
जैसे आप देख लीजिए यहाँ एसिटिक एसिड है, उसके साथ अगर कैटेलिस्ट के तौर पे ये सारा चीज कीजिएगा तब जाके क्या बनेगा, तब एस्टर बनेगा। देख लीजिए एस्टर बनने का प्रक्रिया है। यहाँ पे CH3 COO CH2 CH3, तब क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एस्टर भी क्या है, तो एस्टर एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर एक तरह का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का जो है क्या लगता है, इस फंक्शनल ग्रुप में, तो इसमें लगता है COOR है ये। यहाँ पे जो है लगा दीजिए R, यहाँ भी R लगा दीजिए। इस तरह से क्या होगा, बनेगा। इस तरह से होगा, ये क्या बनेगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड OR और इधर भी लगेगा R। ये क्या है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये एक क्रियाशील समूह है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम क्या है, एस्टर। क्या नाम है, एस्टर। एस्टर। और ये एस्टर बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं एस्टेरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। तो CH3 COO, ठीक है, हो गया। फिर R में जो है वो ले लीजिए आप। फिर CH3 ले लीजिए, नहीं CH3 नहीं लेना है, इससे भी बड़ा कोई ले लीजिए, CH3 अब ले लीजिए। और ये एक कंपाउंड बन के क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। इसमें क्या लगता है, इसके लास्ट में लगता है ATE, 8। क्या लगता है, 8। इसके लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो 8 लगता है, उसमें 8 लगा सकते हैं आप। जैसे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट वो एक तरह का एस्टर ही है। ATE लग गया। इसी चीज का नाम अगर आप देखिएगा तो देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, और 4। तो एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है, और ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ठीक है, ब्यूट हो गया। ठीक है, ब्यूटेनेट, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से एस्टर बन जाएगा। तो अभी तो इतना सारा कुछ आपको बताया नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये देख लीजिए किस तरह से इसकी अभिक्रिया से अलग अलग चीजें बन रही है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, एस्टेरीकरण। एस्टर बनने की प्रक्रिया है एस्टेरीकरण। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। एस्टेरीकरण देख लीजिए, अभी एस्टर कैसे बना हम लोग देखते हैं और एक बार पुनः देख लेंगे तो हम लोगों का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अगले दिन हम लोग देखेंगे कुछ और, जैसे साबुन और अपमार्जक जो है वो अगले दिन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है तो आज देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के हिसाब से अपने को चलना है, टाइम जिस तरह से रहेगा उस तरह से करेंगे। अब है एस्टेरीकरण। एस्टेरीकरण अभी जस्ट आपको बताए थे। एस्टर बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले पदार्थ बनाते हैं एस्टर। एस्टर का जो सुगंध होता है वो फलों के जैसा होता है, वो थोड़ा सा मनमोहक होता है, अच्छा लगता है। आप उसको क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो बदबू नहीं देता है, बिल्कुल मीठा 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 जो है उसका क्या होता है, स्मेल होता है, इसलिए उसे मृदु गंध कहते हैं। तो एस्टर बनने की प्रक्रिया है। एस्टर बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो एस्टर बनने के लिए क्या चाहिए देख लीजिए आप। यहाँ पे एस्टर इस तरह से बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और दूसरे तरफ क्या करना है, आपको क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। ले लिए, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। अब क्या करना है, अब गौर से देखिए, इसको क्या किया है,
लपेट लिया है, किसके साथ, इसके साथ। जब ये दोनों लपेटा जाएगा तो ये क्या बनेगा, 2H हो गया और वो हो गया। तो 2H और वो जब बनेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। बाकी को जोड़ दीजिए एक साथ, बाकी जब एक साथ जुटेगा, बाकी जब एक साथ जुटेगा तो अब बचा क्या, तो इधर R बचा, फिर इधर C बचा, फिर यहाँ पे O बच गया और इधर से ले लीजिए O, अब फिर इधर R हो गया, तो COOR हो गया। और दूसरे तरफ बीच में क्या लगेगा, R लगेगा। तो ये आपका बनके तैयार हो गया RCOOR। और वाटर अलग हो गया, यहाँ कैटेलिस्ट के तौर पे क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, देख लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी एस्टर बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। तो अगर आपको देखना है ये चीज की कैसे ये बनता है तो आप देख सकते हैं। चलिए एक लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये है CH3COOH, एक एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या ले लिया, रूल के हिसाब से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम लोगों का क्या सीन था कि अपने को एक एल्कोहल लेना था, तो एक एल्कोहल ले लीजिए, CH3OH, एक एल्कोहल ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड होगा, किसके रूप में, कैटेलिस्ट के रूप में। किसके रूप में, कैटेलिस्ट के रूप में। ठीक है, तो कैटेलिस्ट के रूप में लगा दिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, क्या देखा, ये जो है इसके साथ, इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा इधर से या नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया भी कर सकते हैं आप, सिंगल H लेके इसका। ठीक है, देख लीजिए। अब ये तो आंख के सामने में होता नहीं है, ये किसी बीकर के अंदर होगा, लैब में होगा, इंडस्ट्री या फैक्ट्री में होगा। इस तरह से तो हम पकड़ा पकड़ा के करवाएंगे ना, जैसे बता रहे हैं। ये तो यहाँ पे एटम्स लिख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो ये दोनों तरह से कंबाइन करेगा, इसको ज्यादा वो नहीं करे। ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से ये अभिक्रिया करेगा। जब ये कंबाइन होगा, एक H यहाँ से ले लिए और H2 यहाँ से ले लिए, तो क्या बनेगा, 2H हो गया, तो ये वाटर बन जाएगा। और जो बचा कुचा पार्ट है उससे क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे CH3COO और यहाँ से फिर CH3 हो गया, बन के तैयार, एस्टर बन के तैयार हो गया। देख लीजिए, जो बेसिक फॉर्मूला है वही है। ये एक तरह का क्या है, R है, तो ये R हो गया। और ये क्या है, COO, इसी को एस्टर कहते हैं, फिर R हो गया। यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया। कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। और उसके बाद N, ठीक है, प्रोपेनेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने स्लाइड की ओर आते हैं। और ये रहा स्लाइड, स्लाइड में जो जहां लिखा हुआ है उस चीज को आप देख लीजिए, उस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, तो देख लिए एस्टर कैसे बनता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं एस्टेरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब है जलीय अपघटन। जल में ये कैसे अपघटित होता है, जल में ये कैसे टूटता है। एस्टर अम्लीय क्षारक के साथ अभिक्रिया करके प्रारंभिक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से ही किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो भैया जिससे मिलके जो बनेगा तो टूटने पे वही तो मिलेगा, टूटने पे वही तो मिलेगा इस चीज का। अब जैसे ये घर है, ये ईंट से बना है, सीमेंट से बना है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ने पे ईंट ही मिलेगा, सीमेंट ही मिलेगा। तोड़ने पे ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी मिल जाएगा, बांस मिल जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे, देख लीजिए। ये एक तरह का एस्टर है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके ये हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या बन गया, ये देख लीजिए, ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम एसीटेट। और अपने को क्या मिला, और अपने को यहाँ पे क्या मिला, ये मिल गया एथेनॉल। क्या मिल गया, एथेनॉल बन गया, एथेनॉल मिल गया। और यही चीज ये कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और ये आयन के रूप में है। बस इतना ही है। अब फिर देख लीजिए दूसरा, ये एक एस्टर है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या करेगा, एथेनोइक एसिड बनाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, एथेनॉल भी बनाएगा। देखिए यहाँ पे जब ये टूटेगा तो ये दिख रहा है ना। चलिए अब क्या है, एस्टर का क्षारीय जलीय अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। एस्टर का क्षारीय जलीय अपघटन, ठीक है। एस्टर का जब किसी क्षारीय पदार्थ के साथ जल में डालकर अपघटन करेंगे तब उससे क्या होगा, साबुन का निर्माण होगा, साबुन बनेगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, साबुनीकरण करेंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, एक क्षार है, एक बेस है। तो इसके प्रेजेंस में ही क्या कीजिएगा, किसी भी एस्टर ग्रुप के कंपाउंड को, किसी भी एस्टर ग्रुप के कंपाउंड को जब क्या कीजिएगा, रिएक्ट करवाइएगा, तो इससे क्या होगा, साबुन का निर्माण होगा। किसका, साबुन का निर्माण होगा, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, साबुनीकरण। क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहेंगे, साबुनीकरण, इसको कहेंगे साबुनीकरण। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक के अभिक्रिया के बारे में मैंने जो स्लाइड में था उस चीज को अच्छी तरह से बताने का कोशिश किया, उसके विस्तार में ज्यादा नहीं गया। क्रैश कोर्स को देखते हुए जब हम लोग दोबारा मार्च अप्रैल में सीरीज शुरू करेंगे, किस चीज का, 10th के बच्चों का, 11th के बच्चों, 9th 10th के, 11th 12th के बच्चों का पढ़ाने का, तो वहां पे क्या करेंगे, विस्तार से इस चीज को बताएंगे, ठीक है। विस्तार से इस चीज को बताएंगे, विस्तार से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे। आज इतना ही समय हो गया है, तो आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और हमारे संस्था में। इसी तरह से बने रहिए, देखिए तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। और हमें आशा भी है कि आप लोग कर रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।